नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत था आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में। आज हम जो है जीएस प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं और सबसे पहले तो कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। बात में ये है कि देखिए इधर क्या है कि हालात जो है वो ठीक तो आप लोगों को पता ही है कि अच्छे नहीं हैं। एक आंशिक युद्ध ही सही हम लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी अस्मिता पे जो है प्रहार था। हमारी बहन बेटियों, हमारी माओ के सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो ठीक है, दुष्ट देश है, उसके साथ ये चीज़ें चल रही हैं और इसमें प्रत्येक जो है देशवासी देश के साथ है अपने। लेकिन आप लोग इधर बहुत ज़्यादा जो है वो विचलित हो रहे हैं, विचलित इस चीज़ को लेकर के हो रहे हैं कि सर हमारा पेपर होगा कि नहीं होगा। देखिए युद्ध जो क्षेत्र है, आप लोगों का भी जो एक कंसर्न है वो जेन्युइन है कि भाई जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब है, गुजरात डिस्टर्ब है, राजस्थान डिस्टर्ब है, पंजाब का क्षेत्र डिस्टर्ब है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक न्यूज ना आ जाए, कोई आधिकारिक सूचना ना आ जाए, तब तक आप अपनी तैयारी को जो है एकदम मान के चलिए कि वो सेम डेट पे ही परीक्षाएं हो रही हैं। और यूपीएससी बड़ा संस्थान है, भारत के पास बड़े संसाधन है। इतना छिटपुट युद्ध तो उसके बीएसएफ के बॉर्डर पे जो लोग हैं वो संभाल लेंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाएं अपने समय पे होंगी। किसी भी प्रकार का संशय मत लाइएगा मन में और किसी प्रकार की गफलत में मत रहिए, क्योंकि ये सब इस परीक्षा के समय कुछ भी चीज़ें होती हैं, र्यूमर बहुत तेज फैलता है। तो हमारे पास इधर लगातार बहुत सारे जो है प्रश्न बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे थे या क्लास में पूछ रहे थे। तो आप लोग के भी मन में जो हमारे व्यूवर्स होंगे वो भी परेशान होंगे जो यूपीएससी दे रहे होंगे। तो एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परीक्षा ऑन टाइम, अभी तक तो ऑन टाइम हो रही है और आप उसी तिथि को मान करके अपनी तैयारी करें। रही बात मुख्य परीक्षा वाले बच्चों की, तो उनके पास तो अभी बहुत समय है। तब तक अगर युद्ध हुआ भी तो भारत में जो है वो पाकिस्तान मिल जाएगा, परेशान मत रहिएगा। तो वो तो खैर बात की बात है, वो तो एकदम मान के चले, अपनी तैयारी करते रहें। चलिए आज का जो प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत उद्देश्य की समावेशिता ने उन्हें मूल अधिकारों पर वरीयता दी है, स्पष्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो भी जो है भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और कभी कभी तो ये इतने आवश्यक हो जाते हैं कि मौलिक अधिकारों पर भी जो है इन्हें वरीयता दे दी जाती है। इसी को स्पष्ट करना है, 12 अंकों का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। चूँकि 12 अंक का प्रश्न है तो थोड़ा सा आप भूमिका में आपके पास एक रहता है स्कोप कि आप 25 से 30 शब्दों तक लिख लीजिए। तो ये बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख है वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए इसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बताया है कि जो आपने अपने प्रीलिम्स की परीक्षा में पढ़ा ना हो, या अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो बेसिकली भाई अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो यही ना पढ़ेंगे कि ये किस आर्टिकल में है, कहाँ है, फिर इसके उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया। तो यही सब चीज़ें तो आप पढ़ते हैं प्रीलिम्स में और इन्हीं सब का प्रयोग जो है वो मुख्य परीक्षा के आपके आंसर राइटिंग में होता है। तो ये दोनों जो तैयारी का जो चरण होता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुख्य परीक्षा पढ़िए, प्रीलिम्स तो स्वतः तैयार होता जाएगा। बस आपके जेहन में PYQ हो दोनों परीक्षाओं का, प्रीलिम्स का और मुख्य परीक्षा का। तो ये तो आप बता दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि 36 से 51 के बीच में है और आर्टिकल जो है और भाग 4 में है और दूसरा चीज़ जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर जबकि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकारों का प्रावधान है जो यूएसए से लिया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा गया है और थोड़ा सा आपने परिचय दे दिया, यही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। अब आप बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब तक आप उद्देश्य को नहीं बताएंगे तब तक इसकी
वाकई में प्रासंगिकता को आप तय नहीं कर पाएंगे और तब तक आप अपने उत्तर के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो एक एक कर करके अब आपको इनके उद्देश्यों को बताना है। और सबसे पहला इसका क्या उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा तथा अवसरों की असमानता को कम करना। मतलब आय, प्रतिष्ठा और जो अवसर की चीज़ें हैं उसको एक समान रूप से जो है वो वितरित करना, मतलब सभी के लिए एक समानता का प्लेटफॉर्म जो है वो मेंटेन करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप इसको बता दीजिए। फिर दूसरा देखें कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, मतलब जीविका मतलब रोजगार के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण तथा पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन को जो है वो सुनिश्चित करने का प्रयास करना। मतलब नीति निर्देशक जो आपके सिद्धांत है उसमें जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि जीविका के साधन को समान रूप से देना। फिर लैंगिक समानता की दिशा में कि भाई पहले क्या होता था कि एक किसी काम को पुरुष और महिलाएं दोनों करती थी तो महिलाओं की जो मजदूरी होती थी वो कम होती थी, भले ही महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा काम करें, लेकिन ये एक मानसिकता थी कि जो है महिला जो है वो कोमल होती हैं या उस तरीके से वो श्रम नहीं कर सकती जिस लेवल का पुरुष कर सकता। लेकिन संविधान के निर्देशित तत्वों में प्रावधान किया गया कि नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी लिंग का व्यक्ति हो, वो कोई विभेद वहाँ नहीं होना है। फिर गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। आप सभी जान रहे होंगे कि इस समय जो है कानूनी सहायता जो वकील साहब लोग होते कितने महंगे हैं, और अगर किसी गांव के एकदम गरीब व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव कह रहे हैं, मतलब मुकदमा लड़ना पड़ गया तो क्या स्थिति होगी उसका, तो घर द्वार बिक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक नालसा जो है वो संगठन का गठन किया गया है और वो अपने खर्चे पर जो है वो विधिक सहायता उपलब्ध कराती है किसको, जो जरूरतमंद है और जो गरीब है उसको। तो वही आप बता रहे हैं। और काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं एवं प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही प्रावधान किया गया है। फिर इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना, और ये किस अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल 40 के तहत है। और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। मतलब आज अगर जो ये पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ जो प्रधान जी लोग हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आर्टिकल 40 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है और उसी का सफल जो है क्रियान्वयन वर्तमान में आप देख रहे हैं। तो कितना उपयोगी है नीति निर्देशक तत्व, ये इसके उद्देश्यों से पता चल रहा है। फिर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा एवं ड्रग के उपभोग पर जो है ये प्रतिबंध लगाने का काम करता है। मतलब कि अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है और ऐसी स्थिति में जो भी हानिकारक दवाएं हैं, नशीली दवाएं हैं या दुर्व्यसन है, मदिरा मतलब वाइन है, उस पर प्रतिबंधित करने का भी जो है वो प्रावधान करता है। इसी तरीके से गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाता है और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जानते होंगे कि संस्थान के द्वारा जो है वो मुख्य परीक्षा के जो बैच चलाए जाते हैं और इसी के तहत जो हमारा टेस्ट सीरीज बैच है, अब की बार मेंस पर और शून्य से शिखर बैच, तो एक नया बैच शुरू हो रहा है पेपर 2 को लेकर के। शुरू हो रहा है क्या, हो चुका है और पेपर 2 से शुरू है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं उसमें टेस्ट हुआ है, 8 मई से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ वही है कि जैसे आपको डेली प्रश्न दिए जाएंगे तो कुछ इस तरीके से, और आप अपना उत्तर लिख के भेजेंगे, प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। साथ ही साथ जो है इसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो ये जो बैच है ये दोनों बच्चों के लिए है जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं,
या जिनका किसी कारण से इस बार रह गया है परीक्षा, जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो दोनों लोग जो जिस योग्य हो, जिस बैच में चाहते हो, अपना नामांकन कराएं। बहुत कम फी है और लाभ इसके बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, सूचना समाप्त हुई। अब इसमें अगला अगर देखा जाए तो सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करना, और फिर अगला इसी में है कि कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक नवोन्मेष तथा वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। और भी एक दो पॉइंट है, लेकिन अब कितना लिखेंगे, 12 अंक का प्रश्न है और आपको दूसरा भी जो डायमेंशंस उसको भी कवर करना है। तो देखिए, नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 4, 5, 6 पॉइंट में जो मैंने बताया, अगर इसमें भी आप एक दो नहीं लिख करके आएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे ही बिंदुवार आपको बताना होगा। अब इसको बताने के बाद ये बताइए कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में टकराव की बिंदु क्या है, कि आखिर ये दोनों क्यों टकरा जाते हैं। तो सबसे पहला अगर बिंदु देखा जाए तो एक वाद के माध्यम से हम उदाहरण देकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि गुजरात में एक मुकदमा आया था कि गुजरात राज्य बनाम मोती कुरैशी जमात वाद में। इसमें हुआ क्या था कि गुजरात सरकार ने अनुच्छेद 48 के तहत पर गौ हत्या प्रतिबंध लगा दिया, जिसे मांस व्यापारियों द्वारा पेशे, व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत है उसमें चुनौती दी गई। मतलब ये था ना कि जैसे 48 में क्या कहा गया कि भाई गौ हत्या निषिद्ध की बात की गई है, और गुजरात सरकार ने इसी आर्टिकल को आधार बना करके जो है वो कहा कि भाई यहाँ जो है इस तरीके के गौ हत्या नहीं होगी, और वो भी दुधारू पशुओं की। तो जो अगला प्रतिवादी था उसने कहा कि नहीं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये हमारे व्यापार की स्वतंत्रता जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है आर्टिकल 9(1)(g) के तहत जो हमें मिला है, ये उसके अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है आर्टिकल 48। लेकिन इसमें विजय किसकी हुई, इसमें भारी कौन पड़ा, तो भारी पड़ा नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 48। और चूंकि उसमें ये मेंशन है कि दुधारू जो पशु हैं उन्हें जो है वो मांस के लिए नहीं बलि दी जाएगी, उनको नहीं काटा जाएगा। और यही प्रावधान वर्तमान में भी है कि कोई भी दुधारू पशु है उसे जो है कानूनन तो नहीं काटा जाता है, व्यवहारिकता लोग काट देते हैं, वो अलग बात है व्यापार के लिए, मांस के व्यापार के लिए, लेकिन नियम यही है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व जो है वो मौलिक अधिकारों पर जो है वो भारी है। इसी तरीके से एक उदाहरण देखेंगे कि बॉम्बे राज्य बनाम FA बलसारा मामले में जब सरकार ने मदिरा के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो व्यापारियों ने कोर्ट में अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार की स्वतंत्रता के आधार पर जो है वो रिट याचिका दायर की थी। मतलब भाई मदिरा पीना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसी ये चूँकि हमारा नीति निर्देशक तत्व है कि भाई सरकारें ऐसी व्यवस्था करेंगी कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें उस पर प्रतिबंध लगे, नशीली दवाएं हों, ड्रग्स हों, और उसमें मदिरा भी मेंशन है। तो सरकार ने इसी आर्टिकल को आधार बनाते हुए जो है बैन लगा दिया। अच्छा, जो व्यापारी हैं जो मदिरा का व्यापार कर रहे हैं या जो मदिरा प्रेमी लोग हैं उन लोगों को तो खलबली मची, वो लोग कोर्ट गए। तो कोर्ट ने इस पे जो है नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है कि भाई स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ नहीं होता, कोई भी व्यसन जो है वो अगर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो दुर्व्यसन हो जाता है, और ऐसे प्रत्येक दुर्व्यसन पर जो है वो युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो वही है, जबकि राज्य ने यह कहते हुए मामले का बचाव किया कि यह नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार के लिए किया गया था, जो अनुच्छेद 47 के तहत एक निर्देशक सिद्धांत था। इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों ने मूल अधिकारों को खारिज कर दिया। और यही कारण है कि जितने भी स्टेट हैं जहां जो ड्राई स्टेट घोषित किए गए हैं कि मतलब वहां मदिरा बैन है, वहां के लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि पीछे ऐसे डिसीजंस हुए हैं। बिहार में जो है
बिहार के लोग बेचारे कच्ची पी करके मर जा रहे हैं, देख ही रहे होंगे, आए दिन सूचनाएं मिलती हैं। या उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं वहाँ से कितना अवैध वाइन की तस्करी हो रही है, और वो औने पौने, मतलब समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी बोतल की जो प्राइस है अगर 200 रुपये है, तो वो डायरेक्ट वहाँ 800 रुपये 1000 में मिल रही है, और जो पीने वाले लोग हैं वो खरीद रहे हैं। लेकिन वो अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के कि भाई ये जो व्यावसायिक हैं वो भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 19(1)(g) के तहत भाई हम मदिरा का अगर व्यवसाय कर रहे थे, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और व्यक्ति भी कह सकता है कि भाई हम अपने घर में पी रहे हैं, बाहर हम पी करके कोई उत्पाद तो मचा नहीं रहे हैं या किसी को क्षति तो पहुंचा नहीं रहे हैं। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए सरकार ने जो मदिरा को प्रतिबंधित कर रखा है उससे हमें छूट दी जाए। लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो टिकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ आगे कहा गया है कि भाई आपके स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ नहीं है। कोई भी व्यवसाय या आपका कोई भी व्यसन आपके स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है। अगर ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सरकार इसे जो है प्रतिबंधित कर सकती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स पे किस तरीके से मौलिक अधिकारों को जो है वरीयता दी गई। इस प्रकार बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप दे सकते हैं, लेकिन चूंकि 12 अंक का प्रश्न है और इससे ज़्यादा यदि आप लिखने का मोह पालेंगे तो फिर समस्याएं होंगी। आगे थोड़ा और बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वे अर्थ में सकारात्मक होते हैं, जबकि मूल अधिकार जो होते हैं वो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के जो अर्थ उसमें समाहित होते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये किन्हीं बिंदुओं पर राज्य को जो है वो प्रतिबंधित भी करते हैं। मतलब जहाँ नीति निर्देशक तत्व राज्य से कहता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वही फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो राज्य पर युक्ति जो है वो प्रतिबंध भी लगाते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ नकारात्मक तत्व भी होते हैं। और इस चीज़ को हम ये विश्वास कर रहे हैं कि आपको पता होगी, क्योंकि अगर यहाँ एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम न रह करके ये क्लास में तब्दील हो जाएगी और फिर जो है आपका नुकसान होगा। इस प्रकार मूल अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी संविधान का दर्शन शामिल है। मतलब जितना महत्वपूर्ण हमारा फंडामेंटल राइट्स है उससे थोड़ा सा भी कम जो महत्वपूर्ण है वो नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मतलब दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसीलिए ग्रीन विले ऑस्टिन एक संविधानविद थे, उन्होंने कहा भी था कि निर्देशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा माना, मतलब के रूप में वर्णित किया। अतः आवश्यकता है कि दोनों प्रावधानों के संतुलित समावेशन की, जिससे नागरिकों का समग्र कल्याण सुनिश्चित हो सके। मतलब अगर दोनों में ये तो देखना ही नहीं कि कौन भारी है कौन जीत रहा है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य जो है वो मानव गरिमा को सुनिश्चित करना, मानव कल्याण को बढ़ाना है। दोनों ही हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो ज़रूरत है दोनों की चीज़ों का सम्मान करके जो सर्वोच्च हो। मतलब अगर कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट्स की अच्छी हैं तो उसको अपनाया जाए, और अगर कुछ चीज़ें हमको जो है नीति निर्देशक तत्व की दिख रही हैं, जैसा मैंने अभी पीछे उदाहरण दे के बताया, और यही आपके चूँकि प्रश्न की डिमांड भी थी, तो इस संदर्भ में तो आप नीति निर्देशक तत्व की चीज़ों को भी अपनाइए। और नीति निर्देशक तत्व ने बहुत सी, जैसे अगर आज हम जो है तृणमूल स्तर तक जो शासन प्रशासन की संकल्पना कर पा रहे हैं, वो आर्टिकल 40 के तहत जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसी के तहत की गई है। तो बहुत अच्छे प्रावधान है, बस उसे ज़रूरत है समय समय पर जो है लागू करने की। बस नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनके साथ समस्याएं बस एक होती हैं, क्योंकि ये जो है वाद योग्य नहीं होती। मतलब इसके ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है आपको चीज़ें जो उसमें लिखी गई हैं नहीं मिल रही हैं तो आप जो है कोर्ट चले जाइए और कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के तहत जो है आपको रिलीफ दे देगा। भाई मौलिक अधिकारों में तो जो है वो है, मतलब ये बहुत ही अपरिहार्य कारणों में जो है, और उसको भी बाकायदे मेंशन किया गया है कि किस किस घटना परिघटना में ही आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और उसमें भी कुछ ऐसे हैं कि जिनका कभी हनन नहीं होगा।
लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये पूरी तरीके से सरकार की इच्छा पे निर्भर होते हैं और ये सरकारें डिपेंड करती हैं कि इस का जो मूल तत्व है वो कितना आत्मसात करती हैं। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और बहुत अच्छा प्रश्न था। इसे आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो एक बार दो बार और पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है और हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़े रहें। कोई भी सूचना हमारे एडमिन्स के द्वारा सबसे पहले यहीं दी जाती है। ये कुछ हमारे और लिंक्स हैं। पहला तो समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, ये वाला चैनल, और देखिए इसमें हमारा फ़ोटो भी दिखेगा। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भी जो है बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा से संबंधित पड़े हुए हैं और निकट भविष्य में पढ़ते भी रहेंगे। और हमारे किसी बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303075007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।